हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन इस वीडियो में यूनिट 3 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी अपनी। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं? तो भारत में औद्योगिक विकास की प्रमुख रणनीतियाँ में मेक इन इंडिया जैसी पहले हैं। आधारभूत संरचना का विकास, कौशल निर्माण पर जोर, व्यापार करने में आसानी में सुधार और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को मजबूत करना है, यानी कि इन सभी योजनाओं से विकास को बढ़ाना है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र के सामने वर्तमान की दो प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? यानी औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो भारत में औद्योगिक क्षेत्र के सामने वर्तमान में दो प्रमुख चुनौतियां अपर्याप्त आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति का अभाव, कुशल श्रम की कमी, यानी कुशल श्रमिक भी नहीं है। इसके अतिरिक्त नियामक बाधाएं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी चुनौतियां पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MSMES यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है? तो MSMES भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करते हैं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। ये निर्यात में योगदान देते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और कृषि तथा बड़े उद्योगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, MSMES के विकास के सामने दो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो MSMES के विकास में दो प्रमुख समस्याएं पूंजी, वित्त तक सीमित पहुंच और तकनीकी उन्नयन का अभाव है, टेक्नोलॉजी का अभाव है। इसके अतिरिक्त विपणन चुनौतियां, कुशल श्रमिकों की कमी, जटिल नियामक और अनुपालन का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार MSMES को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? तो भारत सरकार MSMES को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्तीय सहायता, आसान ऋण योजना, तकनीकी सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे कदम उठा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर की क्या भूमिका रही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने भारी उद्योग और आधारभूत संरचना जैसे कि ऊर्जा, परिवहन के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। रोजगार सृजित करना और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना, विशेषकर शुरुआती दशकों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ हुआ? तो निजी क्षेत्र के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ हुए हैं। इसने निवेश, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा दिया है, रोजगार सृजन में तेजी लाई है, उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं की विविधता बढ़ाई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार किया है। अब तो भाई ऊपर वाले की आवाज़ आ रही है, ऊपर ही बादल बुदल हो रहे हैं। अब तो निचले वाले की कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अभी तो। हाँ, ये मच्छर तो आ रही है आवाज़, है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान आर्थिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन का क्या महत्व है? तो वर्तमान आर्थिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन का महत्व है, क्योंकि यह कुशलता निजी क्षेत्र से और इक्विटी सार्वजनिक क्षेत्र से दोनों को सुनिश्चित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करता है, जबकि निजी क्षेत्र नवाचार और विकास को गति देता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, औद्योगिक वित्त से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों को उनके स्थापना, विस्तार,
करण और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि है औद्योगिकरण वित्त, यानी कि औद्योगिकरण धन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इसके स्रोतों में बैंक ऋण, शेयर, डिवेंचर और विशेष वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भारत में उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्त के दो प्रमुख स्रोत बैंकों द्वारा सावधि ऋण, यानी कि टर्म लोन्स, और पूंजी बाजार जैसे कि शेयर और डिवेंचर हैं। इसके अतिरिक्त विशेष वित्तीय संस्थाएं और निजी इक्विटी भी योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां औद्योगिक वित्त में कैसे योगदान करती हैं? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां औद्योगिक वित्त में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। वे छोटे और मध्यम उद्योग को ऋण प्रदान करती हैं जो अक्सर बैंकों से आसानी से वित्त प्राप्त नहीं कर पाते। इन छोटे उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। NBFC यानी कि NBFCS विशेषीकृत वित्तीय समाधान और त्वरित ऋण प्रसंस्करण भी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1991 की औद्योगिक नीति के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो 1991 की औद्योगिक नीति के दो प्रमुख उद्देश्य लाइसेंस राज को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करना, यानी छूट देना, निजी क्षेत्र तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना और वैश्विक एकीकरण को हासिल करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसने प्रतिस्पर्धा बढ़ाई, दक्षता में सुधार किया, नवाचार को बढ़ावा दिया और उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया। इसके उत्पादन में वृद्धि हुई और उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में विस्तार हुआ, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1991 की औद्योगिक नीति के तहत किन प्रमुख क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला गया? तो 1991 की औद्योगिक नीति के तहत कई प्रमुख क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोला गया, जिसमें दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, वित्तीय सेवाएं और कुछ हद तक खनन व रक्षा जैसे क्षेत्र भी शामिल थे, जो पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का क्या, यानी कि FDI क्या है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? FDI का महत्व बताना है। तो FDI क्या है, सबसे पहले ये बताना है अपन को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI वह निवेश है जिसमें एक देश की इकाई दूसरे देश में किसी व्यवसाय में स्वामित्व, हिस्सेदारी या नियंत्रण प्राप्त करती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विशेषज्ञता लाता है, रोजगार सृजित करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है, यानी वैश्विक स्तर पर होता है किसी कंपनी पर निवेश करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? तो भारत में FDI को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार FDI नीति को उदार बना रही है। स्वचालित मार्ग से अधिक क्षेत्रों को अनुमति देना, व्यापार करने में आसानी सुधार कर रही है, यानी आसान कर रही है तरीकों को, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना लागू कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, FDI और FBI विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों में क्या अंतर है? तो FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निवेशक का लक्ष्य किसी विदेशी कंपनी में दीर्घकालिक नियंत्रण या महत्वपूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना होता है। इसके विपरीत FPI
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अल्पकालिक और तरल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार के उतार चढ़ाव से लाभ कमाना है, बिना कंपनी के नियंत्रण के। यानी उसमें मालिकाना हक होता है, इसमें बस लाभ कमाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनिवेश से आप क्या समझती हैं? तो विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को बेचना या कम करना। इसका उद्देश्य सरकारी खजाने के लिए राजस्व जुटाना, दक्षता को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में विनिवेश के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो भारत में विनिवेश के दो प्रमुख उद्देश्य सरकारी राजस्व जुटाना, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं या राजकोषीय घाटा कम करने के लिए किया जा सकता है। PSUs की दक्षता व उत्पादकता में सुधार करना, उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, यह भी उनका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विनिवेश की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो विनिवेश की प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख चुनौतियां PSUs के मूल्यांकन का मुद्दा, राजनीतिक और श्रमिक संघों का विरोध, श्रमिक संघों का विरोध, श्रमिक संघों का विरोध, निवेशकों को आकर्षित करने में कठिनाई, विशेषकर घाटे वाली PSUs के लिए, और बिक्री के बाद रोजगार सुरक्षा मुद्दे हैं। ऐसे करके यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई।